सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। आधुनिक काल के अंतर्गत आता है ये, और इसके अंतर्गत हम प्रकरण 1 प्रकरण 2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 3। प्रकरण 3 को सामान्य परिचय आज हम पढ़ेंगे। प्रथम उत्थान के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकरण 3 को प्रथम उत्थान के नाम से अभिहित किया है। यहाँ पे संवत 1925 से 1950 तक का काल है। अगर सन में देखें तो 1862 से 1893 तक माना जाता है। किसने माना है, क्या पढ़ रहे हैं हम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे भारतेंदु जी तक। ठीक है, देखते हैं। चलिए, भारतेंदु जी के बाद में हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी को। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र के पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 में और मृत्यु संवत 1951 में हुई थी। 1951 में हुई। ये इतने मनमोजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। क्या करते थे? इतने मनमोजी थे ये कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता को कम परवाह करते थे। मतलब क्या बोलते हैं कि बच्चा उपद्रवी होता है, उस प्रकार की प्रवृत्ति थी उनकी। मनमोजी थे, मतलब जो मन में आया वो करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई देते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे। ठीक है, लेखन कला में किसको आदर्श मानते थे? भारतेंदु जी को। उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ भिन्नता भी लक्षित होती है। देखिए, भारतेंदु जी की शैली है, उससे प्रताप नारायण मिश्र जी की शैली भिन्न है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्राय रहती थी। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी कभी कभी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, वे उसके विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। अपना ब्राह्मण, एक ब्राह्मण पत्र था इन्होंने निकाला था, जो विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए निकाला गया था। लेख हर तरह से निकलते थे। देश दशा पर, समाज सुधार पर, नागरिक हिंदी प्रचार पर, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों में ही विषयों की अनुरूपता का पता चलता था। जैसे घूरे का लताबी ने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भोग। आज जो मेरे साथ में जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ रहे हैं, उनको ये पता है होगा कि मैं भारतेंदु युग से संबंधित जो क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। घूरे की लताबी ने, कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध और ब्राह्मण पत्र भी किनका था? प्रताप नारायण मिश्र जी का। और उसके बाद में क्या था? देखिए, यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए गए हैं। ठीक है, किस प्रकार की? जब वो गंभीर विषय लिखते थे, यद्यपि हास्य और विनोद और भी अधिक रहती थी। जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। वो दोनों प्रकार की लिखावटों के नीचे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, समझदार की मौत में दिए गए हैं, और बाकी ये समझदार की मौत से लिया गया है और ये कि मनोयोग से लिया गया। समझदार की मौत का पैरा ये है, सच है सब ते भले हम मूंड, जिन्हें न व्यापे जगत गति, मज़े से पराई जमा गपक बैठना। देखिए, वैसे ये पढ़ने की इसमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बेवजह का टाइम पास करना इनमें से आता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आप ये स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार की ये बोलचाल की भाषा थी इनकी, किस प्रकार की भाषा थी। और ये दिया गया है इनका मनोयोग से संबंधित। स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिए, बाद में भी पढ़ सकते हैं या फिर चलते वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक,
आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे थे। कवि कौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनने उनसे सावधान रहने का संकेत किया। नाटक कौन सा था इनका? कली कौतुक रूपक। इसमें क्या दिया है? पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचा है उन्होंने, मतलब उनके बारे में बताया है और उनसे सावधान रहने का संकेत किया। किसमें? कली कौतुक रूपक नाटक में। ठीक है, किसका है कली कौतुक रूपक नाटक? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। पत्र इनका याद रखेंगे, ब्राह्मण। संगीत सांकुतल लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। ठीक है, संगीत जो शकुंतल है वो लावनी के ढंग का किस प्रकार से? देखिए, महाराष्ट्र का गीत है वहाँ का लावनी, उसके ढंग का खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है ये। फिर क्या है? भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। ठीक है, भारत दुर्दशा नाम से हरिश्चंद्र जी का भी नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का भी। हटी हमीर रणथंबोर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई पर वृत्त लेकर लिखा गया। देखिए, हटी हमीर भी है इनका, और इनके बारे में क्या है कि हटी हमीर में क्या दिया इन्होंने? रणथंबोर पर जब अलाउद्दीन की चढ़ाई थी उसका वृत्त लेकर इन्होंने लिखा। ठीक है, फिर है गोसंकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी कुंवारी नामक भी उनका एक प्रश्न है। देखिए, याद रखेंगे आप क्या क्या है उनका। एक तो कली कौतुक रूपक नाटक है जिसमें क्या है? पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने की बात कही है। फिर एक है संगीत शाकुंतल लावणी के ढंग पर गाए जाने योग्य है ये, और खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। फिर भारतेंदु के जो अनुसरण पर इन्होंने क्या लिखा? भारत दुर्दशा। हठी अमीर लिखा है इन्होंने रणथंबोर पर अलाउद्दीन की जो चढ़ाई है उसका वृत्त लेकर। और गोसंकट कली प्रभाव नाटक जुआरी कुंवारी नामक उनका एक प्रहसन है। ठीक, आगे है पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका? संवत 1901 में। सन के लिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है और आप खुद समझदार हैं, आपको इन छोटी छोटी बातों के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते हैं, क्योंकि सन निकालने के लिए हम 57 वर्ष घटा लेंगे। परलोकवास कब हुआ? संवत 1971 को। वे प्रयाग में कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। कहाँ पे थे? प्रयाग में कायस्थ पाठशाला कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप निकाला था। कब निकाला था? संवत 1933 में। पत्र का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप, जो क्या था? गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए निकाला गया था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध वे अपने पत्र में 30-32 वर्ष तक निकालते रहे थे। उनके लिखने का ढंग पंडित प्रताप नारायण मिश्र के ढंग के मिलता जुलता था। ठीक है, मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक था। कहावतों की ओर तो ध्यान देते थे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उनके ढंग से ही ये भी कहावतों का प्रयोग करते थे, लेकिन इनका झुकाव किस ओर था? ज़्यादा मुहावरों की ओर था। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती थी और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने भी नहीं किया था। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं, समझा बुझाकर के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्राय लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग में यह जान पड़ता है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन। देखिए, ये इनकी भाषा के बारे में बताया गया है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, वैसे कोई समझाने वाली बात है नहीं। सोसाइटी, नेशनल, विगोर एंड स्ट्रेंथ और स्टैंडर्ड, कैरेक्टर इत्यादि अंग्रेजी शब्द भी पाए जाते हैं। कैसे? लिखते वक्त वो क्या करते थे? ब्रैकेट लगा के उसमें इंग्लिश का नाम दे देते थे, जैसे इंग्लिश में लिखते थे एजुकेशन, सोसाइटी, नेशनल, इस प्रकार से। इसी प्रकार फारसी, अरबी के लफ्ज़ भी ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे
तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। ठीक है, इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए हुए है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी का जो हास्य विनोद है उससे जो भट्ट जी का हास्य विनोद है वो कैसा है, चिड़चिड़ाहटपन लिए हुए है। पद विन्यास भी कभी कभी उनका बहुत ही चोखा और अनूठा होता है। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे हैं। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते। क्या कहते थे कि न जाने लोग बड़े बड़े लेख कैसे लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। कौन कह रहे हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, रामचंद्र शुक्ल जी। मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आँख आई हुई है। वे चट से बोल उठे, भैया यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त, यहाँ पे मैं रुकती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए ये आँख आना क्या है, कहाँ पे गया वो, देखिए ये आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? भट्ट जी के लिए। और ये क्वेश्चन भी हम भारतेंदु युग में कर चुके हैं। ठीक है, अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों के समय समय पर कराते रहे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने इस प्रकार से दिए गए हैं। ये है इनकी कल्पना से। ठीक, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। ये एक पैरा दिया गया है, आप इसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसमें बेवजह का टाइम निकालना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, छोड़ तो मैं इसको इस प्रकार से नहीं सकती हूँ कि आप ऐसे सोचें कि हम पढ़ लेते, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने भी कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं। ठीक, हिंदी प्रदीप में छपे उनके नाटक, और भट्ट जी ने नाटक भी लिखे। कौन कौन से लिखे? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। याद रखेंगे कौन कौन से हैं? कलिराज की सभा है, रेल का विकट खेल है, बाल विवाह नाटक है और चंद्रसेन नाटक। इनके नाटक हैं। ये किस में छपे हैं? ये सभी नाटक ये हिंदी प्रदीप में छपे हैं। उन्होंने माइकल सूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के दो नाटकों के अनुवाद भी किए। किसके थे ये? पद्मावती और शर्मिष्ठा किसके थे? माइकल मधुसूदन दत्त के थे और बंग भाषा में थे। और दोनों नाटकों का अनुवाद किन्होंने किया है? तो ये किया है भट्ट जी ने। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में भी उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर था जो लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक, उसका उन्होंने सच्ची समालोचना की थी और पत्रों में भी उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। देखिए, आलोचना का सूत्रपात करने वाले कौन से दो लेखक माने जाएंगे? एक तो भट्ट जी और दूसरे कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। आगे है, अगले हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। इनका जन्म 1855 है। भट्ट जी का जन्म है 1844। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, बाकी यहाँ पे संवत में दिया गया है। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण षष्ठी को संवत 1912 में हुआ था। मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 मतलब चतुर्दशी संवत 1979 को हुआ था। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती है। ठीक, इस बात पर ध्यान देंगे, उनकी हर एक बात पर रईसी टपकती है, मतलब वो रईस परिवार से पैदा हुए थे। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था।
कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वंश भी उन्हीं का सा रखते थे। वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। कहाँ से थे वो? भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में से थे वो, और वेश भी उन्हीं के जैसा रखते थे। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर की शैली सबसे विलक्षण थी। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। देखिए, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर। और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की और भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे, तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु जी के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर क्या करते थे। देखिए, भारतेंदु जी के घनिष्ठ मित्र थे और जो भारतेंदु जी लिखते थे उनके उतावलेपन में वो हमेशा शिकायत करते रहते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते हैं, उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और सुडौल और सुंदर हो जाता था। किसके बारे में कह रहे हैं? हरिश्चंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। किससे कहा? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मुझसे कहा उन्होंने। किसने कहा? उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने। क्या कहा? एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नोट लिखने पर कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर वे कहने लगे, इसे यूँ कर दीजिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंस रहा। देखिए कैसी लाइन से है ये, देखेंगे ध्यान से। क्या कहा उन्होंने? मैंने जब लिख कर दिया, क्या लिखवाया उन्होंने? कि एक नोट लिख कर दीजिए। किसके ऊपर? कि कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नोट लिख कर दीजिए। तो उन्होंने लिखा। किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखने के बाद में उन्होंने क्या कहा? कि मैंने जब लिख कर दिया तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर वे कहने लगे कि इसे यूँ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कि दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। ये कथन आ सकता है भाषा अनुप्रासमयी और चूह चूहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे। ठीक, चौधरी प्रेमघर जी ने क्या लिखा? कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। भारत सौभाग्य कब लिखा गया था? सन 1888 में। किसके लिए लिखा गया था? कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अपने दुसाध्य ही समझिए। भाषा भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु बद इकबाल हिंद की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, देखिए 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पे धन विदेश चली जात अहे अतिक्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसका कथन है? पे धन विदेश चली जात यह अतिक्वारी, ये हरिश्चंद्र जी का कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक, प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण करने में, देखिए प्रयाग रामागमन नाटक है, उसमें क्या है कि राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर
आतिथ्य ग्रहण करने से संबंधित है। किसमें? प्रयाग रामागमन में। इसमें क्या दिया गया? सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। ठीक है। वारांगना रहस्य इनका महानाटक है। वारांगना रहस्य महानाटक नाम से अथवा वेश्या विनोद महापाठक दुर्व्यसन ग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बरी में निकालते रहे थे। देखिए, इनका पत्र था आनंद कादम्बरी, पर पूरा न कर सके। कौन सा? जो वारांगना रहस्य महानाटक था वो। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित, सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए हैं। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे हैं। सच पूछिए तो आनंद कादम्बरी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने उनसे एक बार कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं कि रोज़ आप अकेले ही इरकाम फरमाया करते, बल्कि अखबार है। ठीक है। किसने कहा था? भारतेंदु जी ने कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं है जो आप अकेले ही इरकाम फराया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है। और यह भी ज़रूरत नहीं कि सब तरह के लिखवाड़ हों। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ काल संवत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे दिए गए। ये है परिपूर्ण पावत से संबंधित, ये इनका पैरा है, आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। कादम्बरी में समाचार तक कभी कभी रंगीन भाषा भी लिखे जाते थे। कादम्बरी में समाचार के अतिरिक्त क्या क्या लिखे जाते थे? बड़ी रंगीन भाषा भी लिखे जाते थे। संवत 1942 की संख्या में एक स्थानिक संवाद देखिए, ये संवत 1942 का है। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद, पहले कौन सा निकला? आनंद कादम्बरी। उसके बाद में कौन सा निकला? साप्ताहिक पत्र निकला नागरी नीरद। उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे संपादकीय संपत्ति समीर, प्रेरित कलापी कलरव, हास्य हरितांकुर, वृतांत बलाकावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटिया, नियम निर्घोष। देखिए, इनका साहित्यिक जो साप्ताहिक पत्र था वो कौन सा था? नागरी नीरद। और उसके शीर्षक भी कौन से थे? जो वर्षा के रूप होते हैं ना, खासे रूप, वो कौन कौन से हैं? संपादकीय संपत्ति समीर, प्रेरित कलापी कलरव, हास्य हरितांकुर, वृतांत बलाकावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटिया और नियम निर्घोष। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला, उसका शीर्षक हम पढ़ चुके हैं। आगे है, देखिए, हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया था। ठीक है। समालोच्य पुस्तक के विषयों में अच्छी तरह विवेचन करके उनके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया, बाबू गदाधर सिंह ने किसका अनुवाद किया? बंग विजेता का। उसकी आलोचना कादम्बरी में 5 पृष्ठों में हुई थी। याद रखेंगे आप कि जो बाबू गदाधर ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसमें आलोचना किस में प्रकाशित हुई थी? तो कादम्बरी में। कितने पृष्ठों में? तो 5 पृष्ठों में। ठीक है। लाला श्री निवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बरी के 21 पृष्ठों में निकाले थे। ठीक है। देखिए, लाला श्रीनिवास दास जी का जो संयोगिता स्वयंवर है, उसकी चौधरी जी ने समालोचना की थी और विस्तृत और कठोर समालोचना थी वो, और कादम्बरी के कितने पृष्ठों में थी? तो 21 पृष्ठों में निकली थी। उसका कुछ अंश नमूने के लिए नीचे इसमें से दिया गया है। देखिए, ये इस प्रकार से दिया गया है। देखिए क्या है, इस पुस्तक के बारे में बताया गया है। यद्यपि यह पुस्तक की समालोचना करने से पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती। कौन कह रहे हैं? चौधरी प्रेमगंज जी कह रहे हैं। क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों से
को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी की कोई दर्जा पाते हैं तो शेष छोड़ते नहीं दिखता कि दूसरे करते हैं तो मेरे भी दिल में आता कि मैं भी नहीं छोड़ूं, मैं भी इसकी समालोचना कर दूं। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप किसकी थी? भट्ट जी की। कौन लिख रहे हैं ये? प्रेमगंज जी लिख रहे कि हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखाए हैं नाट्य रचना के बहुतेरे दोष। अतएव उनके हम विस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। तो जानना चाहिए कि यदि वह संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना, क्योंकि वहाँ पे स्वयंवर का विषय नहीं रखा है, क्योंकि यही इसके वर्णनीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना है कि कहना ही नहीं, एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण गर्भाग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने में पर्दा बदला जाता है, इसी पर्दे के बदलने में दूसरा गर्भांक मानते हैं। सो आपने एक भी गर्भांक में 3 स्थान बदल डाले। ठीक। गर्जे की इस साहित्य में कुछ स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। ठीक है। पहले तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश में नहीं होती है। ठीक है। किसके बारे में बताया गया? संयोगिता स्वयंवर नाटक की समालोचना है, बल्कि यूरोप की है। क्या है? जो मुद्रिका परिवर्तन की रीति है वो कहाँ की है? अपने देश की नहीं है, भारत की। वो कहाँ की है? यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत से मुद्रिका लेने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया था। ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक। लाला श्रीनिवास दास जी को पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।